हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत रसायन पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम एक सवाल पूछते हैं। हम लोगों के घरों में जो दीवार घड़ी लगी होती है उसकी ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? आप जानते हैं उसमें एक छोटा सा सेल लगा होता है। वो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उस सेल में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो स्वतः स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होती हैं और फिर विद्युत उत्पन्न होती है 1.5 वोल्ट और उससे वो घड़ी चलती रहती है। तो विद्युत रसायन चैप्टर में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे अध्ययन, ऐसी स्टडीज़ जिसमें केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन है, जो परिवर्तन है, उसका अध्ययन ही विद्युत रसायन के अंतर्गत होता है। तो आज इसका पार्ट 2 पढ़ना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोड विभव का मापन करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे नापा जाता है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि एक जिंक की प्लेट को या जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में रखने पर जिंक की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, स्वतः ही अपने आप ही तुरंत विलयन ऋणावेशित हो जाता है, विलयन धनावेशित हो जाता है, छड़ ऋणावेशित हो जाती है। तो ये स्वतः घटना घटती है, स्पॉन्टेनियस होती है और एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। यानी एक तरफ एक जगह ऋणावेश एकत्र हो जाता है, एक जगह धनावेश। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट है। तो इसको कैसे मेज़र करेंगे? अभी आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए जिसमें एक बर्तन लीजिए, उसमें एक छड़ डालिए जिंक सल्फेट के विलयन में, जिंक की छड़ डालिए और फिर उसको नापेंगे कैसे, उसको प्रैक्टिकली कैसे नापा जाए, उसके लिए आज पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आज की स्टडी स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये एक हाफ सेल है। इसमें देखिए एक बर्तन लेते हैं, एक बर्तन होता है, उसमें ये एक हम बना रहे हैं कांच की नली और इस कांच की नली के बीचों बीच से होके एक प्लेटिनम वायर, एक प्लेटिनम का तार इसमें से होके नीचे की तरफ आ रहा है। ये प्लेटिनम वायर है, पीटी वायर है और नीचे एक प्लेट लगी है, प्लेटिनम की ही प्लेट लगी है जिस पे प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई है। तो प्लेटिनम कोटेड है ये वायर, ये प्लेट नीचे जो लगी है और इस कांच की नली में इस सिरे से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे एक बार, 1 बार प्रेशर पर, दाब पर, बार यूनिट है प्रेशर का। इस बर्तन में भरा हुआ है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का। तो ऊपर से हम 1 बार प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस भेजते हैं और नीचे जो सॉल्यूशन भरा हुआ है HCl का वो 1 मोल पर लीटर का है, यानी 1 m का है। तो ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में ये अर्ध सेल बनाते हैं, यानी कंसंट्रेशन 1 m रखी जाती है सॉल्यूशन की और H2 गैस को 1 बार प्रेशर पर भेजते हैं। तो ये बनावट है SHE की, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ये भी एक हाफ सेल है। तो इसमें देखिए 1 m HCl कंसंट्रेशन होती है इसकी, यानी 1 मोल प्रति लीटर। तो ये HCl को जल में घोल कर ही बनाया जाता है। आप जानते हैं HCl गैस है, उसको जल में घोलने पर जलीय विलयन बनता है। तो 1 मोल प्रति लीटर का कंसंट्रेशन मेंटेन रखा जाता है। तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी हाफ सेल का E0 मेज़र करते हैं और इसका E0 0.00 वोल्ट मान लिया गया है और इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है, यानी प्लेटिनम से बना होता है
और इसमें इसको किसी दूसरे अर्ध सेल से जब जोड़ते हैं तो इसमें अपचयन की भी अभिक्रिया हो सकती है, ऑक्सीकरण की भी हो सकती है। जैसे इसमें अपचयन की अभिक्रिया लिखी हुई है H++ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स हाफ H2, और इसका E0 0.00 वोल्ट माना गया है। वास्तव में इतना होता नहीं है, इसको माना गया है क्योंकि इसी के सापेक्ष हम सबको मेज़र करेंगे। तो इसको हम प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, नीचे प्रदर्शन लिखा हुआ है H+ = 1m/H2। तो इस प्रकार प्रदर्शन कर सकते हैं यदि इस पर अपचयन होता है तो इस पर ऑक्सीकरण भी हो सकता है। जैसे मैंने ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाएं लिखी हैं। अगर ऑक्सीकरण होता है तो ऊपर वाली अभिक्रिया होती है, और अपचयन होता है तो नीचे वाली, यानी H+ आयन विलयन के हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और इसमें से यदि इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो फिर वो H+ आयनों में चेंज होता है। तो हाइड्रोजन गैस जो प्लेटिनम वायर के सहारे विलयन में आ रही है उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज भी हो सकते हैं, जो कि वायर के सहारे दूसरे अर्ध सेल में चले जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं। तो ये SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसी से हम इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक E0 का मापन है। तो E0 क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और इसके बारे में पहले भी बताया था कि मानक अपचयन विभव को ही E0 कहते हैं। तो इसका मापन कैसे करते हैं? जैसे मान लिया किसी भी हाफ सेल का E0 मेज़र करना हो, जैसे हमने जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड रख दी और उसका E0 का मान मेज़र करना है, तो उसे हम कैसे नापेंगे? SHE की सहायता से नापेंगे, यानी SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिख दिया है कि जिस इलेक्ट्रोड का E0 का मान ज्ञात करना होता है उसे SHE से जोड़ देते हैं। तो SHE से उसे हम जोड़ देते हैं, और इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। जैसे अभी बात कर रहे थे जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, तो जिंक इलेक्ट्रोड से मतलब है जिंक की छड़ या जिंक की प्लेट को हम जिंक सल्फेट के विलयन में रखेंगे, और फिर देखते हैं उस पर कितना विभवांतर स्थापित होता है, यानी कितना उस पर पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो जिंक की ये रॉड है और जिंक सल्फेट विलयन में रखी गई है। जिंक सल्फेट पाउडर को, जिंक सल्फेट लवण को जल में घोल कर ये विलयन तैयार किया गया है, और ये 1m कंसंट्रेशन का है जिंक सल्फेट का विलयन, 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता का। और राइट साइड में हम SHE जो अभी पढ़ चुके हैं, अभी पहले स्टार्टिंग उसी से किए थे, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका चित्र बना रहे हैं। तो ये एक हाफ सेल है, अर्ध सेल है, इससे इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें HCl भरा होता है 1m सांद्रता का, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और इसको एक लवण ब्रिज से जोड़ते हैं। लवण ब्रिज जो है एक लवण से भरा हुआ एक नली होती है, जो कि एक सरंध्र पेस्ट में लवण भरा होता है, जैसे जिलेटिन में KCl भरा पैक होता है। तो जब हम जिंक की छड़ को SHE के प्लेटिनम वायर से कनेक्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि जिंक की रॉड ऋणावेशित हो जाती है, तो उस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो SHE की तरफ जाने लगते हैं। तो मैं इसको माइनस से मार्क कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन है, इस रॉड ये ऋण ध्रुव है, यानी ये जो हमने एक सेटअप बनाया है इस तरह से, ये एक विद्युत रासायनिक सेल बन गया है जिसमें जिंक पर ऑक्सीकरण हो रहा है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं रॉड पर कलेक्ट हो रहे हैं, और वो दूसरी साइड जाएंगे SHE की तरफ। तो SHE पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो वहाँ जो विलयन में H+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 बनाएंगे। तो SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले हाफ सेल में अपचयन होने लगेगा। तो वहाँ पर अपचयन हो रहा है क्योंकि उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जिंक की तरफ से। तो यहाँ पर हम जो ये विद्युत रासायनिक सेल बना है इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका प्रदर्शन कैसे करेंगे? जैसे हम लिख रहे हैं अभी जिंक और जिंक Zn++, फिर डबल लाइन खींचेंगे पैरेलल H+ और H2।
तो इस तरीके से इसका प्रदर्शन करेंगे जैसे मैंने लिखा है। इसमें लेफ़्ट साइड में जिंक और ऑब्लिक जिंक प्लस प्लस लिखा हुआ है और इधर जो है राइट साइड में H प्लस ऑब्लिक H2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड वाला ऋण ध्रुव होता है, राइट साइड वाला धन ध्रुव होता है हमेशा। तो ये फार्मूला लगाएंगे E0, इस पूरे सेल का जो E0 है वो निकालेंगे राइट माइनस लेफ़्ट से। तो राइट में यहाँ SHE है, इसको 00 वोल्ट माना गया है इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और फिर रीडिंग जो भी आएगी, जो 0.76 रीडिंग आ रही है वोल्ट मीटर में जो हमने लगाया है, तो इस तरीके से उसको 0 रख के और लेफ़्ट साइड वाले का यानी जिंक का हम कितना आ गया -0.76 वोल्ट। तो जिंक वाले इलेक्ट्रोड का -0.76 वोल्ट आ रहा है E0 का मान जो लेफ़्ट साइड में कनेक्ट है। अब देखिए इसमें जो विद्युत रासायनिक श्रेणी पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें जिंक का -0.76 होता है। तो ये इसी प्रकार जिंक इलेक्ट्रोड को मानक परिस्थितियों में SHE से कनेक्ट करके और निकाला जाता है। तो अब जिंक का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो -0.76 है। तो माइनस क्यों है? माइनस इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने बताया है इस टेबल में सब अपचयन वाली अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव हैं। जैसे पहली रिएक्शन तो स्वतः होती है जो ऑक्सीकरण वाली, यानी जिंक आयन में स्वतः चेंज होता है। लेकिन अगर इसको पलट के लिखें रिवर्स करके तो स्वतः नहीं होती है ये अभिक्रिया। लेकिन दूसरी अभिक्रिया जो है ये जिसको हम इस बॉक्स में बना रहे हैं ये अपचयन की अभिक्रिया है और अपचयन के लिए ही लिखा जाता है। तो अपचयन के लिए जब लिखते हैं तो E0 का मान ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक मान ये शो करता है कि इसमें अपचयन नहीं हो रहा है। तो E0 L जो यहाँ पर है जिंक का इलेक्ट्रोड वो -0.76 वोल्ट यही बता रहा है कि इस पर अपचयन नहीं, इस पर ऑक्सीकरण होता है। और इस प्रकार हम जिंक का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है जो हम टेबल में जो टेबल बनाई गई है, पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है, वो इसी प्रकार SHE से कनेक्ट करके सारे इलेक्ट्रोडों को और उनके मान जो है वोल्ट मीटर की रीडिंग से निकाल के इस तरीके से जैसे मैंने बताया है ऐसे ज्ञात किया गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक कॉपर इलेक्ट्रोड के E0 का मापन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जैसे SHE से जिंक को कनेक्ट किया है वैसे SHE से कॉपर को कनेक्ट करेंगे। देखिए ये कॉपर रॉड है, कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखी है। और ये जो है SHE हम बना रहे हैं। तो कॉपर के साथ कॉपर इलेक्ट्रोड से जब हम SHE को कनेक्ट करते हैं तो और उसमें H2 गैस भेजते हैं प्लेटिनम वायर के सहारे, और इसमें सर्किट कंप्लीट करने के लिए इसमें लवण ब्रिज भी लगाना पड़ेगा। ये HCl भरा हुआ है 1M, इसमें हम ये लवण ब्रिज बना रहे हैं, जिलेटिन इसके अंदर भरी है और फिर KCl भरा हुआ है। तो ये लवण ब्रिज सर्किट कंप्लीट करता है और सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, न्यूट्रल बनाए रखता है सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है जहाँ V लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम ये सेटअप बना लेंगे, यानी SHE के साथ कॉपर इलेक्ट्रोड को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कॉपर की रॉड धनावेशित हो जाती है, आप जानते हैं, पिछले वीडियो में देख लीजिए कैसे धनावेशित हो जाती है। और इस प्रकार धनावेशित होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेगा और वो प्लेटिनम वायर से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ आने लगेंगे वोल्ट मीटर से होके। तो ये इलेक्ट्रॉन की दिशा हम बना रहे हैं जो एरो से बना रहे हैं। तो इस प्रकार SHE से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ आने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को लूज करने पड़ेंगे, तो यहाँ ऑक्सीकरण होने लगेगा। तो यहाँ जो H2 है वो 2H प्लस में चेंज हो रहा है। यहाँ हम नीचे लिख देते हैं H2 चेंजेस इनटू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पर ऑक्सीकरण होने लगा, यानी SHE में ऑक्सीकरण होने लगा, कॉपर में तो अपचयन हो रहा है। तो SHE में हमेशा ही अपचयन या ऑक्सीकरण नहीं होता, ये डिपेंड करता है उसको किसके साथ कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर
देखो जो दूसरा वाला सेल हमने बनाया है, यानी SHE से कॉपर को जोड़ा है और ये सेटअप बना है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें चूँकि H2 पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए उसको लेफ़्ट साइड में अब लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड में उसी को लिखते हैं जिस पर ऑक्सीडेशन होता है और जो ऋण ध्रुव होता है। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन है और सेल को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। और इसमें लेफ़्ट साइड में SHE को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी H2 चेंज हो रहा है H+ में, और राइट साइड में Cu++ चेंज हो रहा है Cu में। तो यहाँ पर E0 यानी सेल का जो E0 है वो राइट माइनस लेफ़्ट से निकालेंगे। तो इसमें जो लेफ़्ट में SHE है उसका तो 0 है, क्योंकि उसको 0 माना गया है, और वोल्ट मीटर की रीडिंग से 0.34 रीडिंग आती है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया है। तो इस प्रकार E0R का मान 0.34 वोल्ट आ रहा है। तो इस तरह से कॉपर इलेक्ट्रोड का E0 का मेज़रमेंट हो गया, SHE से कनेक्ट करके ऐसे मेजर कर लिया गया वोल्ट मीटर से, और इसका मान धनात्मक आ रहा है। इससे ये तात्पर्य है कि इस पर अपचयन होता है। तो E0 का मेज़रमेंट SHE द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हम एक बात फिर बताना चाहेंगे कि SHE दोनों जगह कनेक्ट है, पहले सेटअप में भी दूसरे में भी। तो पहले वाले में जो जिंक के साथ कनेक्ट है, यहाँ पर SHE पर अपचयन होता है, SHE में अपचयन होता है, और नीचे वाले में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और अपचयन होगा कि ऑक्सीकरण होगा, ये डिपेंड इस बात पर करता है कि उसको किसके साथ कनेक्ट किया गया है। उसका तो मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 माना गया है, और जो जोड़ने के बाद जो सेल बनता है उसका जो सेल का EMF निकालते हैं, यानी E0 निकालते हैं E0R माइनस E0L से। तो जब एक को 0 रखते हैं तो दूसरे का ऑटोमेटिकली आ जाता है। नेक्स्ट हेडिंग जो पढ़ेंगे वो है डैनियल सेल। डैनियल सेल पिछले वीडियो में विद्युत रासायनिक सेल के बारे में हम लोग पढ़े थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए एक बार, कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं। डैनियल सेल उसका एक एग्जाम्पल है। विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, ये साइंटिस्ट के नाम हैं सब जितने, डैनियल, गैल्वेनी और वोल्टा, ये तो ये डैनियल सेल डैनियल साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था। ये एक विद्युत रासायनिक सेल है, इसे हम गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल भी कह सकते हैं। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को। केमिकल रिएक्शन जो स्वतः होते हैं उनमें एनर्जी लिबरेट होती है, तो उनमें जो एनर्जी होती है उससे जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, एक तरफ से गेन होते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो डैनियल सेल क्या है, इसमें डैनियल सेल में 2 हाफ सेल होते हैं जो लवण ब्रिज से जुड़े होते हैं। जैसे सेल आप जानते हैं कि सेल हमेशा 2 अर्ध सेलों से ही मिलकर बनता है, एक पर ऑक्सीकरण होता है, एक पर अपचयन होता है। तो डैनियल सेल का सेटअप कैसा होता है इसको देखते हैं। डैनियल सेल में एक बर्तन में 2 बर्तन हैं, इसमें कांच के बर्तन हम ले सकते हैं, और एक बर्तन में ये एक रॉड रखी गई है। ये सपोज़ जिंक की रॉड है, नहीं सपोज़ नहीं, इसमें जिंक की रॉड ही होती है डैनियल सेल में। और ये जिंक की रॉड है लेफ़्ट साइड में, ये कॉपर की रॉड है, ये वाली लेफ़्ट वाली जिंक की रॉड है। प्लेट भी ले सकते हैं यहाँ। तो कॉपर सल्फेट की प्लेन में कॉपर की रॉड रखी है, जिंक सल्फेट की प्लेन में जिंक की रॉड रखी है। पिछली बार मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जिस चीज़ की छड़ होती है उसी के सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया जाता है, उसी का लवण लिया जाता है। ये लवण ब्रिज है, लवण ब्रिज सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज जिलेटिन, इसके अंदर जिलेटिन भरी होती है, या अगर
और उसके अंदर KCl पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या कुछ कोई सॉल्ट जिसकी आयनिक मोबिलिटी सेम होती है धनायनों ऋणायनों से जो इस्तेमाल होते हैं सॉल्यूशन में। तो लवण ब्रिज बीच में कनेक्ट करता है दोनों सॉल्यूशन को और जिंक की रॉड तुरंत ऋणावेशित हो जाती है। रखते ही जिंक की रॉड जैसे ही जिंक सल्फेट में रखते हैं तुरंत एकदम सनसनाहट की आवाज़ के साथ जिंक की रॉड ऋणावेशित हो जाती है, क्योंकि जिंक आयन में चेंज हो जाते हैं और सॉल्यूशन में आ जाते हैं, तो अपना इलेक्ट्रॉन रॉड पर ही छोड़ देते हैं, रॉड ऋणावेशित हो जाती है। तो ये प्रक्रिया इतनी तेज़ी से होती है कि रॉड गलने लगती है, यानी जिंक की रॉड जो है थोड़ी थोड़ी गलने लगती है। और कॉपर की रॉड जब कॉपर सल्फेट में रखते हैं तो कॉपर आयन सॉल्यूशन से रॉड पे जाने लगते हैं और उस पर जमा होने लगते हैं, तो वो रॉड थोड़ी सी मोटी होने लगती है कॉपर की। तो एक रॉड गलने लगती है, एक थोड़ी सी मोटी होने लगती है, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड की तरफ से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जाएंगे। अगर वोल्टमीटर लगा है तो इसमें से होके ये वोल्टमीटर रीडिंग बताएगा इसमें से कितना पर सेकेंड करंट फ्लो हो रहा है, और ये वोल्टेज बताएगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है यहाँ। तो ये जो डैनियल सेल हम देख रहे हैं, इस डैनियल सेल में यही इसका पूरा सेटअप है। और इसमें अगर ये जो सेल बना है, इस सेल का EMF निकालने के लिए, इसका E0 सेल निकालने के लिए हम E0 राइट माइनस E0 लेफ़्ट करेंगे, यानी कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ पर इसका प्रदर्शन कैसे लिखेंगे? जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए Zn/Zn++ फिर दो पैरेलल लाइन से वर्टिकल कॉपर ++/Cu। तो यहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन 1m है, यानी दोनों लवण विलयन की कंसंट्रेशन 1m है। तो ये डैनियल सेल है, इसमें जिंक ऋण ध्रुव है, कॉपर धन ध्रुव है। ये सेम डैनियल सेल इस स्क्रीन पर भी बना हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल सेम चीज़ है। तो E0 सेल निकालने के लिए राइट माइनस लेफ़्ट, E0 राइट माइनस E0 लेफ़्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, या कैथोड माइनस एनोड, कैथोड को ही हमेशा राइट में लिखते हैं। तो राइट में जो लिखते हैं उस पर हमेशा रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो कॉपर वाले पे अपचयन हो रहा है, तो कॉपर E0 कॉपर के लिए लिखेंगे और E0 एनोड की जगह E0 Zn के लिए लिखेंगे। तो इसके मान हम टेबल से देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी से, और ये मान कितने हैं, 0.34 कॉपर के लिए है और जिंक के लिए -0.76 है। तो ये वैल्यू आती है 1.10 वोल्ट, यानी डैनियल सेल का जो EMF है या वोल्ट है कितना होता है, ये 1.10 वोल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर 1m कंसंट्रेशन है सॉल्ट सॉल्यूशंस की और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर सेल की पूर्ण अभिक्रिया हम देखें तो पूर्ण अभिक्रिया कैसे लिखेंगे? जिंक चेंज हो रहा है जिंक आयन में, कॉपर आयन चेंज हो रहा है कॉपर में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट रिएक्शन है। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चूँकि स्थानांतरित हो रहे हैं, यानी जिंक 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज़ कर रहा है वही दोनों इलेक्ट्रॉन ही कॉपर आयन गेन कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वायर से होते हुए बाहरी सर्किट से दूसरे में चले जाते हैं, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो हो जाता है। तो इस सेल के बारे में आपने पढ़ा, ये डैनियल सेल। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग नष्ट समीकरण। तो एक सेटअप देखते हैं, ये एक मेटल है, मेटल रॉड है, इसमें उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज N+ है। N+ मतलब 1+ भी हो सकता है, 2+ भी हो सकता है, 3+ भी हो सकता है। तो हमने N+ लिखा है M के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये अपचयन की अभिक्रिया है, ये जितनी रिएक्शंस होती हैं रिवर्सिबल होती हैं। तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है, यानी जो सॉल्ट सॉल्यूशन है बर्तन में वो N+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो रॉड पर डिपॉजिट हो रहे हैं। तो ये अपचयन की अभिक्रिया लिखी हुई है। ताप टेम्परेचर T है और लवण विलयन की सांद्रता जो है Mn+ है, यानी सांद्रता यहाँ पर हमें नहीं पता है, क्योंकि
अगर सांद्रता पता होती है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो ऐसी स्थिति में तो मानक इलेक्ट्रोड भी हो निकलता है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ अलग टेम्परेचर पर देखेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, और लवण विलयन की सांद्रता भी थोड़ा अलग लेंगे। तो नस्ट के अनुसार, नस्ट जो है एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट के अनुसार, नस्ट के अनुसार इसका जो E0 का मान होता है, यानी ये जो जिस मेटल की बात हम कर रहे हैं उसका जो E0 का मान हमेशा टेबल से देखते हैं, और E0 -2.303 RT/NF log m/mn प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा है m को। तो यही जो है नस्ट समीकरण है एक सिंगल इलेक्ट्रोड हाफ सेल के लिए, जिसमें E0 का मान अगर हमें पता है तो हम E जान सकते हैं। E जो है ये किसी भी परिस्थिति के लिए है, जबकि E0 हमेशा कंडीशनल है, यानी उसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और कंसंट्रेशन 1m होना चाहिए। तो अगर R के मान, F के मान, T के मान हम रख दें तो ये समीकरण का दूसरा रूप आ जाता है, यानी E0 माइनस ये पूरा सॉल्व करने पर 0.0591 अपॉन n log 1 ये कैपिटल M जो इस बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये सॉलिड है, इसलिए उसकी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी यानी 1 ही ली जाएगी। तो ये जो समीकरण है ये नस्ट समीकरण है एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, एक हाफ सेल के लिए, जिसमें ये बता रहे हैं कि अगर E0 का मान मालूम है हमें, E0 का मान तो विद्युत आयनिक श्रेणी की जो तालिका है, टेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर हमें स्मॉल n पता है और mn प्लस कंसंट्रेशन पता है सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो हम E निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो E है वो हमने लिखा हुआ है E mn प्लस ऑब्लिक m, और E0 को लिखा है E0 mn प्लस ऑब्लिक m, तो वो दोनों सेम चीज़ हैं। यानी अगर कहीं बुक में ऐसे लिखा रहता है तो उससे कोई, यानी उसको सेम ही समझना चाहिए। तो ये नस्ट समीकरण हमने सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए लिखा है, और अगर इसको किसी सेल के लिए देखा जाए, इसे जैसे मान लो 2 हाफ सेल हों और दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए, तो उसके लिए अगर नस्ट समीकरण हम लिखेंगे तो नस्ट समीकरण कैसे लिखेंगे? 2 हाफ सेल को जोड़ने पर क्या बनता है? सेल बनता है। अभी तो जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें, सेटअप लिया था, उसमें एक इलेक्ट्रोड डिप थी सॉल्यूशन में, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो उसमें तो कोई सेल बन नहीं रहा था उसमें, तो वो एक सिर्फ इलेक्ट्रोड था, हाफ सेल था। तो ये मान लो एक सेल है जिंक और कॉपर का, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड का, जिसमें जिंक आयन में चेंज हो रहा है, कॉपर आयन कॉपर में चेंज हो रहा है। तो ये जो है T टेम्परेचर पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिसमें जिंक की रॉड रखी गई है जिंक सल्फेट में, और कंसंट्रेशन भी जिंक आयन का 1m नहीं है, कॉपर आयन का 1m नहीं है, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन 1m रहता है तो फिर वो डैनियल सेल होता है, और उसका तो EMF में पता ही होता है E0 सेल कितना होता है। तो यहाँ पर E सेल निकालने के लिए ER माइनस EL करते हैं, कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ देखिए जो नस्ट समीकरण अभी हमने सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए लिखी थी, अगर वही चीज़ जिंक के लिए लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया है। और कॉपर के लिए लिखें तो कॉपर के लिए भी ऐसे लिख सकते हैं 1/Cu++, क्योंकि वहाँ जो जनरल इक्वेशन लिखी थी वहाँ Zn और Cu की जगह Mn+ था। तो यहाँ जैसे हम लिख रहे हैं जिंक आयन ऑब्लिक Zn या कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर, तो ये सब भी लिख सकते हैं, और ना लिखना चाहें तो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर E कैथोड माइनस E एनोड, देखिए हमने E कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है? कॉपर काम कर रहा है। तो कॉपर वाली पूरी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, कॉपर वाली जो वैल्यू है हम यहाँ लिखेंगे, और ये जो कॉपर की वैल्यू है कितनी है, जो यानी जो इधर राइट साइड में 2 इक्वेशन लिखी हैं, तो नीचे वाली को हम E कैथोड, ये पूरी जो इक्वेशन है ये E कैथोड यानी कॉपर के लिए है, क्योंकि ये राइट साइड में कॉपर है और लेफ़्ट साइड में जिंक है, इसलिए जिंक की तो 2 नस्ट इक्वेशन
जो हाफ इलेक्ट्रोड के लिए, हाफ सेल के लिए, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए थी, तो माइनस करके लिखेंगे कैथोड और एनोड को। फिर ई नॉट वाली वैल्यूज़ इकट्ठे लिख लेंगे, कॉपर और जिंक वाली, और बाकी हम 0.059 1/n जो भी है उसको कॉमन ले लेंगे। फिर लॉग का फॉर्मूला यूज़ करके तो जिंक आयन ऊपर आ जाएगा, कॉपर आयन नीचे आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है जिसको हम ये रेड ब्रैकेट से लिख रहे हैं, ये ई नॉट सेल ही है। तो ई नॉट सेल है, तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं ये तो पता है कि हम ई नॉट सेल तो निकालने के लिए सारी वैल्यूज़ टेबल से, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सारी वैल्यूज़ रहती हैं उन्हीं को रख देते हैं यहाँ पर। तो ई सेल ही ईएमएफ है, और ये जो है नर्स समीकरण हो गई इस सेल के लिए, जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड दो हैं। तो लेफ़्ट साइड वाला जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक है और राइट साइड वाला कॉपर है। यहाँ देखिए रिएक्शन क्या हो रहा है, जिंक आयन में चेंज हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी हुई है इसको पहले थोड़ा मिटा देते हैं। ये जो इक्वेशन नीचे लिखी हुई है, इस इक्वेशन को यूज़ करके हम ईएमएफ निकाल सकते हैं सेल का, या ई सेल निकाल सकते हैं, क्योंकि ई नॉट सेल तो दिए हुए मान से ही आ जाता है, उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो जैसे Zn चेंज हो रहा है Zn++ आयन में, कॉपर आयन चेंज हो रहा है कॉपर में, ये रिएक्शन होती है इस सेल में। अगर इसको ऐड करें तो ये रिएक्शन बनती है, टोटल पूर्ण अभिक्रिया जो ओवरऑल रिएक्शन है ये बनती है। तो इस ओवरऑल रिएक्शन में यहाँ इलेक्ट्रॉन कट गए हैं, तो यहाँ इक्विलिब्रियम है। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो इसमें जिंक आयन ऑब्लिक कॉपर आयन रहेगा। ये जो कॉपर सॉलिड और जिंक सॉलिड है ये 1 मान लेते हैं, और ये इसमें एक्सप्रेशन में नहीं आएंगे। तो इसको मैं हल्के रंग से लिख देता हूँ। यहाँ पर ये 1 हो जाएंगे, तो ये नहीं आएंगे, तो ये k की वैल्यू ही यहाँ पर लिखी जाती है। तो यदि कोई इक्वेशन किसी सेल की संपूर्ण अभिक्रिया दी हुई है तो उसका k निकाल कर यहाँ लॉग के आगे लिख लेना है। और या फिर अगर k नहीं दिया गया है, हाफ सेल का प्रदर्शन दिया गया है, डिस्प्ले दिया गया है, हाफ सेल को प्रदर्शित किया गया है, तो उससे सारी वैल्यूज़ लिख देंगे। और यहाँ पर स्मॉल n क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जिंक त्याग रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो एक संतुलित अभिक्रिया में